ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं 5 प्रकार की स्कीम्स जो कि एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए होती हैं। मतलब एक कंपनी में एक कुछ स्कीम्स ऐसी होती है, कुछ कोटा ऐसा फिक्स्ड होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि उनके लॉयल्टी के लिए और उनके हार्डवर्क के लिए कुछ बेनिफिट उनको दिया जाए। एक बार पहले फोकस लॉक कर लेते हैं। उनके बेनिफिट्स के लिए उनको कुछ स्कीम्स निकाली गई हैं कंपनियों के द्वारा। वो कौन सी स्कीम है एक बार देख लेते हैं। 5 स्कीम है और उसके बाद एक स्टॉक वो वाला होता है, स्वेट इक्विटी वाला ऑप्शन, तो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और यहाँ इस वीडियो में अपन समझेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होती है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम क्या होती है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम क्या होता है, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम क्या होता है और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम क्या होता है। मोटा मोटी नाम से समझ में आ रहा होगा क्या क्या होता है। रिटायरमेंट वाले में क्या है, जनरल एम्प्लॉय वाले में क्या है, स्टॉक एप्रिसिएशन वाले में क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब ये जो दो है ना, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सब में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्पस के लिए भी आप कह सकते हो और इस वीडियो में आप अगर जनरली भी आप देख रहे हो ये वीडियो तो आप समझ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के साथ कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की सबसे पहले कुछ पॉइंट्स वाइज बाइफरफिकेट किया हुआ है। हेड पॉइंट्स के हिसाब से मैं पढ़ता जाऊंगा और आप फिर समझते जाएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, administration and implementation. The ESOS is short form of the employee stock option scheme. The ESOS shall contains the detail of the manner. The ESOS shall contains the detail of the manner in which the scheme will be implemented and operated. ESOS shall not be offered unless the disclosure as specified by the SEBI in this regard are made by the company to the prospective option grantee. ठीक है, आपको सबसे पहले तो एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। हर जितनी भी स्कीम्स है ना उसके लिए आपको स्टॉक शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी होती है स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, आपको सेबी के पास से भी डिस्क्लोज करवा के आपको सारा चीज़ें क्लियर करवानी पड़ेंगी और आर मेड बाय द कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव ऑप्शन ग्रांटी। ठीक है, और एक सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, द ESOS शैल कंटेन द डिटेल ऑफ द मैनर इन विच द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में कैसे ये लाई जाएगी और क्या कितने प्रोपोर्शन पे और ये सारी चीज़ें क्लियर करी जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ऑफर फॉर डॉक्यूमेंट निकाला जाता है और सारा पूरा प्रोसीजर है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने कोई भी ऑप्शन स्कीम जो कि एम्प्लॉय के लिए है पूरा प्रोसीजर अपन ने पढ़ा हुआ है। वहाँ पे जाके आप लास्ट में वीडियो के आप लास्ट के जब 10 मिनट में जाओगे ना, 1 घंटे या शायद 1 घंटे 10-15 मिनट की है, तो पिछले लास्ट के जो 10-15 मिनट में आपको वो प्रोसीजर पूरा दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ठीक है, प्राइसिंग की बात करी हुई है। द कंपनी granting option to its employee pursuant to ESOS will have to freedom to determine the exercise price subject to confirming the accounting policies as specified in this regulation. ठीक है, एक्सरसाइजिंग प्राइस यानी कि 100 का 20 में दे दिया। ठीक है, एक्साइजिंग प्राइस में कुछ प्राइस एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है ना, तो कैसे बेनिफिट होगा। अगर स्टॉक प्राइस उसकी लिस्टेड कंपनी है, उसका जो शेयर है चल रहा मार्केट में वो 100 रुपये का है, तो उसको आप डिस्काउंट पे आप देते हो एम्प्लॉयज़ को। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट होता है ताकि उन लोगों का फायदा हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपना 20, 25, 30 रुपये का डिस्काउंट दो, हो भी सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, पर जनरली यही होता है कि 20 का 100 अपना 100 का 20 में दे दिया। ठीक है, तो फ्रीडम टू डिटरमाइन है, फ्रीडम आपकी कंपनी के हाथ में है। देखो क्या बोला हुआ है, द कंपनी ग्रांटिंग ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय परसुएंट टू ESOS विल हैव टू फ्रीडम टू डिटरमाइन द एक्सरसाइजिंग प्राइस। एक्सरसाइजिंग प्राइस यानी कि किस प्राइस पे आप एम्प्लॉय को वो देते हो, खरीदने देते हो, सब्जेक्ट टू कंफर्मिंग टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज एज स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन। ठीक है, फ्रीडम वाला पॉइंट याद रखना। और पहले वाले पॉइंट में इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटेड, कैसे वो ऑपरेट होगी, कैसे इंप्लीमेंट होगी, उसकी बात करी हुई थी। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड इज इंपॉर्टेंट पीरियड। देखेंगे क्या बोला हुआ है, उसके एक्सपायरी पे आपका 1 साल का कुछ रहता है। देखो क्या बोला हुआ है, देयर शैल बी अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर इन द केस ऑफ ESOS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। 1 साल का मिनिमम वेस्टिंग पीरियड होता है। द कंपनी में स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड फॉर द शेयर्स इशूड परसुएंट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। ठीक है, इसके लिए ना एक बार पीछे आओ प्रोसीजर पे, जहां पे वेस्टिंग पीरियड की बात करी हुई थी कि आपको मिनिमम, देखो, एट द टाइम द कंपनी शैल इश्यू अ लेटर ऑफ वेस्टिंग अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। उसके पहले एक पॉइंट है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वेस्टिंग पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर द ऑप्शन शैल बी वेस्ट इन द एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि 1 साल की वेस्टिंग पीरियड रहता है और उसके बाद नॉट लेस देन 1 ईयर after expiry period of vesting year not less than 1 year the option shall vest in the employee।
यानी कि वो एम्प्लॉय को वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद मिल जाना चाहिए शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वेस्टिंग पीरियड है यहाँ के लिए 1 ईयर, ठीक है, और उसके फिर 1 साल के अंदर इसको एम्प्लॉयज़ को वो शेयर्स अलॉट हो जाने चाहिए। द कंपनी में स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड फॉर द शेयर्स इशूड परजुएंट टू द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, ठीक है। कुछ लॉक इन पीरियड आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हाँ इतने से इतने टाइम तक ये हमारे पास रहेंगे, और उसके बाद क्या बोलते आपके नाम पे इसको वो कर दिया जाएगा, सर्टिफाई कर दिया जाएगा। उसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है, रिसिप्ट वगैरह मिलती है स्टॉक एक्सचेंज और सबके द्वारा, तो वो सब होता है, पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड देखना, ध्यान रखना, देयर शैल बी मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर इन द केस ऑफ ESOS, ठीक है। द कंपनी में स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड फॉर द शेयर्स इशूड परजुएंट टू एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। फिर आगे देखो, राइट ऑफ द ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन होल्डर के क्या राइट्स रहेंगे। द एम्प्लॉय शैल नॉट हैव द राइट टू रिसीव एनी डिविडेंड और टू वोट और इन एनी मैनर enjoy द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड टू हिम टिल शेयर्स आर इशूड अपॉन एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन, ठीक है। आप तब तक उस शेयर को यूज नहीं कर सकते जब तक आपके नाम पे वो ऑप्शन, मतलब एक तरीके से ऑप्शन ही बोला जाता है एम्प्लॉय को जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, ये जो अपनी स्टॉक ऑप्शन स्कीम है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तब तक उसके नाम पे सारे शेयर्स के बेनिफिट नहीं होंगे जब तक उसके नाम पे वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाता, सर्टिफाई नहीं हो जाते, ठीक है। Consequence of failure to exercise option, the amount payable by the employee, if any, at the time of grant of option may be forfeited by the company if the option is not exercised by the employee within the exercised period, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर उसने उसको नहीं पे किया या कुछ भी उसने नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया उस ऑप्शन को, तो भी उसके फोरफिट कर लिया जा सकते हैं। और दूसरा, may be refunded to the employee if the option are not vested due to the non-fulfillment of the condition relating to vesting of option as per the ESOS. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, साथ में पढ़ो, कॉन्सिक्वेंस टू ऑफ फेलियर टू एक्सरसाइज ऑप्शन, द अमाउंट पेएबल बाय द एम्प्लॉय इफ एनी एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन मे बी रिफंडेड टू द एम्प्लॉय इफ द ऑप्शन आर नॉट वेस्टेड ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन रिलेटिंग टू वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन एज पर द ESOS। यहाँ पे कंपनी की बात करी है, तो उसने जो भी पेमेंट किया होगा और वेस्टिंग पीरियड कुछ नई तरीके से फुलफिल हो पाया या कुछ गलती हो गई, तो उसमें फिर उसकी जितनी भी अमाउंट उसने पे करी होगी वो उसको वापस मिल जाएगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा किया इन लोगों ने, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल समझते हैं। एक्स लिमिटेड ग्रांट्स इट्स एम्प्लॉयज अ राइट टू सब्सक्राइब 1000 शेयर्स एट ₹50 व्हेन इट्स मार्केट प्राइस इज 140, ठीक है, 140 का 50 में दे दिया। एम्प्लॉयज कैन एक्सरसाइज सच राइट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। अब ये जो राइट है वो 2 साल बाद ही वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। इफ आफ्टर 2 ईयर्स प्राइस ऑफ द शेयर्स इज 180, द एम्प्लॉय विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड कैन टेक 1000 शेयर्स एट 50। Assume that there is no lock-in period and employee decide to sell the shares immediately. Total benefit of employee is 1,30,000, ठीक है। कैसे? 180 रुपये का शेयर है, ठीक है। 50 रुपये में पहले ही हम लोग डिसाइड कर चुके थे 2 साल पहले, अब 2 साल बाद 180 का हो गया, ठीक है। तो वो लोगों को तो मिलेगा 50 रुपये में, पर वो लोग बेचेंगे आज के हिसाब से 180 के हिसाब से, ठीक है। तो अपना 180 माइनस 50 कर लो, कितना होगा, 130 होगा, और 130 इंटू अपना कर लो 1000 शेयर थे, ठीक है, तो वो हो गए अपने 1,30,000। तो 1,30,000 रुपये का एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल जाएगा। इफ आफ्टर 2 ईयर्स प्राइस ऑफ द शेयर्स इज 40। अच्छा, यहाँ पे नुकसान की बात करिए कि अगर 2 साल बाद कंपनी की ऐसी हालत हो गई कि जो वो 140 रुपये का शेयर था ना, वो सिर्फ 40 रुपये का रह गया है, और पिछली बार बात क्या हुई थी कि आपको 50 रुपये में एम्प्लॉय को मिल जाएगा, अब यहाँ पे शेयर ही 40 रुपये का हो गया, तो देखो क्या बात करेंगे। इफ़ ये अपन पहले देख चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, एग्जाम्पल के साथ अपन ने समझा था। इफ़ आफ्टर 2 ईयर्स प्राइस ऑफ शेयर्स इज 40 रुपीज़, then employee will not exercise the option as he will lose his money. Thus ESOS is option but not obligation, ठीक है। आपके पास फुलफिल, आपको मतलब कंपल्शन नहीं है कि आपने करनी ही करनी है। आप ESOS is option but not obligation, ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्सरी आपको नहीं करना है, ठीक है। वेस्टिंग 1 ईयर, नो लॉक इन, वेस्टिंग कंपल्सरी, लॉक इन ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पे एक वेस्टिंग पीरियड की जो अपन बात कर रहे थे ना, वो 1 साल का होता है,
नो लॉक इन, अगर वेस्टिंग कंपलसरी, लॉक इन इज ऑप्शनल। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ये जो वेस्टिंग वाला पीरियड है वो थोड़ा सा मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। आप एक बार अगर हो सके तो गूगल पे वो चीज़ क्लियर करना कि वेस्टिंग पीरियड क्या होती है। ठीक है, या फिर अगली वीडियो में अपन उसको क्लियर कर लेंगे। नहीं, हाँ ठीक है, अभी ये साथ में ही बनेगी तो देख लेंगे एक बार। आप गूगल पे अच्छे से उस चीज़ को क्लियर कर सकते हो वेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, बाकी देखो इतना समझो कि वेस्टिंग 1 साल का होता है। वेस्टिंग पीरियड देयर शैल बी इन मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर इन द केस ऑफ ESOS। द कंपनी में स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड फॉर द शेयर्स इशूड पर्सुएंट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शनल है ये, लॉक इन पीरियड ऑप्शनल है, यही बात करी हुई है। वेस्टिंग 1 ईयर का हो गया, अब उसके बाद लॉक इन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लॉक इन पीरियड हो या ना हो चलेगा, मतलब जैसे वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर का है। अब यहाँ पे जो ये था ना 2 साल का कि ये आफ्टर, हाँ देखो, एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज सच राइट आफ्टर 2 ईयर्स, तो ये 2 ईयर्स का वेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, मिनिमम 1 साल का हो सकता है, मैक्सिमम फिर अपने ऊपर ही है। 2 साल तक वेस्टिंग पीरियड रहेगा, उसको आप कोई भी एम्प्लॉय बेच नहीं सकता। ये क्यों? ताकि ऐसा नहीं हो कि ये मिल गए शेयर्स और अब कंपनी से वो एम्प्लॉय चला जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो इस वजह से उसको 2 साल तक कंपनी में रहना पड़ेगा। तो ऐसी वाली बात रहती है। तो वेस्टिंग पीरियड हो गया 1 ईयर का, और उसके बाद ऑप्शनल है कंपनी के पास कि लॉक इन रहना है या नहीं रहना है, रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, और भी मतलब वेस्टिंग पीरियड के बाद लॉक इन रखा जा सकता है कि इतने साल तक या इतने टाइम तक आप नहीं बेच सकते। जो मैंने पहले बोला ना, इसमें वेस्टिंग पीरियड के लिए कि एम्प्लॉय भग जाएगा या ऐसा कुछ, तो वो लॉक इन के लिए है। वेस्टिंग का प्रॉपर मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाकी मैंने मतलब आपको क्लियर कर दिया कि वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 साल का रहेगा, यहाँ पे जैसे 2 साल का है। उसके बाद ऑप्शनल है कंपनी की तरफ से कि लॉक इन पीरियड रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, वेस्टिंग कंपलसरी है, लॉक इन पीरियड ऑप्शनल है। ठीक है, मतलब से मैंने समझा दिया। वेस्टिंग पीरियड का एक बार मतलब आप गूगल कर सकते हैं, एक सिर्फ मतलब इन जनरल टर्म्स में कि क्या बोला जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ESPS, दैट इज सेकेंड स्कीम एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। अब यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, Administration and implementation. The ESPS scheme shall contain the detail of the manner in which the scheme will be implemented and operated. Pricing and lock-in. The company may determine the price of the share to be issued under an ESPS, provided they conform to the provisions of accounting policies under these regulations. Shares issued under an ESPS shall be locked in for a minimum period of 1 year from the date of allotment. ठीक है, यहाँ पे लॉक इन की बात करी है कि मिनिमम 1 साल का लॉक इन होना ही चाहिए ESPS में, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में। देखो यहाँ पे क्या होता है, इस स्कीम में क्या होता है, द कंपनी में डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द परचेज वाली बात हो रही है। तो मतलब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप हमारे शेयर्स खरीद सकते हैं एट लो प्राइस। ठीक है, लो लेवल ऑफ प्राइस, हाँ बराबर। द कंपनी में डिटरमाइन द प्राइस ऑफ शेयर्स टू बी इशूड अंडर एन ESPS एक कोटा टाइप आप सेट कर, वो समझ सकते हो। हर कोई भी कंपनी होती है इशू कर रही है अगर वो शेयर्स, तो एक जैसे ESPS वाला कोटा रहेगा, QIB वाला कोटा रहेगा, रिटेलर के लिए कोटा रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स और सब चीज़ें, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, वो सब के लिए अलग अलग कोटा डिसाइड होते हैं। तो वैसे ही ESPS के लिए डिटरमाइन करी जा सकती है प्राइस ऑफ द शेयर्स, provided they conform to the provision of the accounting policies under this regulation. Share issued under an ESPS shall be locked in for a minimum period of 1 year from the date of allotment. If ESPS is part of public issue and the shares are issued to employee at the same price as in the public issue, the share issued to employee pursuant to ESPS shall not be subject to lock-in. ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन ने पिछली वाली में जो देखा अपन ने ESOS में, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, वहाँ पे था कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल का होना चाहिए, लिस्टिंग पीरियड नहीं होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे बोला हुआ है लॉक इन पीरियड मैंडेटरीली 1 साल का होना चाहिए, वेस्टिंग पीरियड ऑप्शनल है, चलेगा, अगर नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, लॉक इन लेकिन 1 साल का आपको रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय को मिलने के बाद लॉक इन पीरियड 1 साल का रखना पड़ेगा। और दूसरे वाले पॉइंट में क्या बोला कि अगर ESPS में पब्लिक को जो इशू हो रहा है उसी प्राइस पे अगर ESPS में एम्प्लॉय को भी इशू हो रहा है तो कोई लॉक इन पीरियड की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मतलब वही हो गया ना, अब ESPS में मिले या फिर इन जनरल भी क्या बोलते हैं, शेयर लिस्ट होने के बाद भी वो खरीद सकता है अपना एम्प्लॉय, या IPO में लगा सकता है, अपना IPO लगा सकता है। तो इसलिए वहाँ पे लॉक इन पीरियड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत अच्छा किया है, सब में एग्जाम्पल दिए रखे हैं, सारी में तो नहीं दिए पर इन तीनों में तो दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों 2 इंपॉर्टेंट मेन है,
फिर उसके बाद स्टार मार्क्ड हैं सारी, तो एक बार समझते हैं। इसका एग्जाम्पल पहले क्लियर करते हैं। एक्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू मेक पब्लिक इशू ऑफ 5 करोड़ शेयर्स, 5 crore shares having face value of 10 rupees at 460 per share. However, price offered to employee is 440 per share. As shares are being issued to employee at less price than price offered to public, such issue of shares to employee at discount price is known as ESPS. ठीक है, और इस प्राइस पे आपको 1 साल का लॉक इन पीरियड मिनिमम रहेगा। आगे देखते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, द SAR इसको शॉर्ट में बोला जाता है, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स स्कीम। द SAR scheme shall contain the details of the manner in which the scheme will be implemented and operated. The company shall have the freedom to implement cash settled और equity settled SAR scheme. ठीक है, अब स्कीम में, इस स्कीम में जो भी फायदा हो रहा है ना शेयर्स के डिफरेंशिएट में, तो अब वो उसको कैश में भी मिल सकते हैं या फिर इक्विटी के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ठीक है, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम समझो। द कंपनी शैल हैव द फ्रीडम टू इम्प्लीमेंट कैश सेटल्ड और इक्विटी सेटल्ड SAR स्कीम। हाउएवर, इन केस ऑफ इक्विटी सेटल्ड SAR स्कीम, इफ द सेटलमेंट रिजल्ट्स इन फ्रैक्शनल शेयर्स, ठीक है, फ्रैक्शन में कुछ पॉइंट में आ रही हैं चीज़ें, देन द कंसिडरेशन फॉर फ्रैक्शनल शेयर शुड बी सेटल्ड इन कैश। ठीक है, जो भी फिर कंसिडरेशन की अमाउंट रहेगी वो कैश में अपन सेटलमेंट कर देंगे। SAR shall not be offered unless the disclosure of as specified by the SEBI in this regard are made by the company to the prospective SAR grantee. वेस्टिंग की बात कर ली यहाँ पे। वेस्टिंग पीरियड, देयर शैल बी अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 year इन केस ऑफ SAR स्कीम। ठीक है, मिनिमम वेस्टिंग पीरियड हो गया 1 साल का। राइट ऑफ द SAR होल्डर क्या है? द एम्प्लॉयज शैल नॉट हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड or to vote or in any manner enjoy the benefit of its shareholder in respect of SAR granted to him. Enjoy the benefit of a shareholder in respect of SAR granted to him. ठीक है, यहाँ पे कोई भी SAR होल्डर को ऑर्डिनरी शेयर्स के तरीके से बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, डिविडेंड के या वोट करने के या कोई भी तरीके से मैनर ऑफ एंजॉय द बेनिफिट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है कि कुछ अगर आपके साथ अच्छा मिल रहा है आपको, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें रोकी भी गई हैं। ठीक है, बाकी कैश में मिल रही है चीज़ें तो थोड़ा सा और उस हिसाब से देखा जाता है कि हाँ, वो कंपनी में देखो एम्प्लॉय को क्या लेना देना कि मैं वोट करूँ या ना करूँ, तो इस वजह से कैश में लेके सेटलमेंट भी कुछ लोग करते हैं, तो वो वाली इस स्कीम में ले सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एन एम्प्लॉय इज ग्रांटेड 1000 SARs which covers any appreciation in the stock's market price over the next 3 years. Suppose current price is 225 per share. If at the end of the 3 year, ठीक है, वापस से देखो, an employee is granted 1000 SARs which covers any appreciation in the stock market price over the next 3 years. ठीक है, suppose current year price is 225 per share. If at the end of the 3 year the stock price rises to 250 per share, consequently the employer receives a payment of 25,000. ठीक है, 25 रुपये का अप्रेजल हुआ ना, तो क्या बोलते हैं, 25 पे 1000 हो गए 25,000, तो प्राइस इंक्रीज पर शेयर पे आपको मिलेगी। ऑल्टरनेटिवली एम्प्लॉय कैन बी ऑफर्ड 100 शेयर फॉर अप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ स्टॉक, तो फिर वो डिवाइड हो जाएगी। ऑल्टरनेटिवली एम्प्लॉय कैन बी ऑफर्ड 100 शेयर्स for appreciation in price of stock. ठीक है, तो 225,000 डिवाइड बाय आप 250 कर लो, तो आपको फिर 100 शेयर्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑल्टरनेटिवली कि आपको इक्विटी चाहिए या फिर वो चाहिए इक्विटी चाहिए या फिर प्राइस वो चाहिए, कैश चाहिए। ठीक है जी, यही बात करी हुई है यहाँ पे। आगे देखते हैं दूसरी स्कीम। 2 स्कीम बची हैं, 2 स्कीम में बात करेंगे। एम्प्लॉय जनरल बेनिफिट स्कीम, अब ये सिर्फ जनरली जो भी हेल्थ केयर और स्कॉलरशिप और इंश्योरेंस वगैरह जो भी होता है किसी एम्प्लॉय का, किसी फैक्ट्री में जैसे मान लो एम्प्लॉय के ऊपर रिस्क है, उसकी हेल्थ के ऊपर या उसकी लाइफ के ऊपर,
तो उस केस में इंश्योरेंस लेती है कंपनी, जिसका प्रीमियम कंपनी भरती है अपने उसके ऊपर, प्राइस अपनी कॉस्ट के ऊपर। तो वो सारे जो भी बेनिफिट्स वगैरह रहते हैं वो जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के थ्रू कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में GEBS शैल कंटेन्स द डिटेल ऑफ द स्कीम एंड द मैनर इन विच द स्कीम शैल बी इम्प्लीमेंटेड और ऑपरेटेड, and no point in time the shares of the company or shares of its listed holding company shall exceed 10% of the book value or market value or fair value of the total asset of the scheme, whichever is lower। ठीक है, क्या बोला हुआ है देखो, at no point in time the shares of the company or shares of its listed holding company shall exceed 10%। ठीक है, shares of the company or shares of its listed holding company shall exceed 10% of its book value, market value और fair value of the total asset। ठीक है, total asset की देखी जाएगी of the scheme, सिर्फ 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब shall नो पॉइंट इन टाइम, हाँ ठीक है, नो मना किया ना कि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी के शेयर्स, जो अगर कंपनी के शेयर तो कंपनी के शेयर या फिर होल्डिंग कंपनी के तो उसके शैल एक्सीड 10% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ द टोटल असेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, टोटल असेट ऑफ द स्कीम। ठीक है, टोटल असेट ऑफ द स्कीम विच एवर इज लोअर एज अपियरिंग इन द लेटेस्ट बैलेंस शीट ऑफ द फॉर द पर्पज ऑफ GEBS। ठीक है, इस स्कीम के रिलेटेड जितने भी टोटल असेट होंगी, टोटल असेट ऑफ द स्कीम उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बुक वैल्यू के, मार्केट वैल्यू के, फेयर वैल्यू के, विच एवर इज लोअर देखी जाएगी यहाँ पे, और उसका वो आप GEBS में यूज कर सकते हो। द सेक्रेटोरियल ऑडिट ऑफ द कंपनी शैल सर्टिफाइंग कंप्लायंस एट द टाइम ऑफ द अडॉप्शन ऑफ सच बैलेंस शीट बाय द कंपनी। ठीक है, सेक्रेटोरियल और वो सारी चीज़ें होंगी, ऑडिटेड वगैरह रहेंगे, सर्टिफाई करके ही आपको सारी ये चीज़ें पूरी करनी होती हैं। ठीक है, ये समझ गए ना। एट नो पॉइंट इन टाइम द शेयर ऑफ द कंपनी और शेयर्स ऑफ इट्स लिस्टेड holding company shall exceed 10% of its book value, market value, fair value of the total asset of the scheme, whichever is lower। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल असेट की जो वैल्यू रहेगी ना इस स्कीम के अंदर, वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बुक वैल्यू के, मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू के, whichever is lower। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम RBS, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम नाम से समझ में आ रहा है, रिटायरमेंट के लिए रहेगी। मे बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ कंपनी प्रोवाइडेड इट इज in compliances with this regulation and provision of any other law in force in relation to retirement benefits. The retirement benefit scheme shall contain the details of the benefits under the scheme and the manner in which the scheme shall be implemented and operated. At no point in time the shares of the company or shares of its holding company shall exceed 10% of the book value, market value, fair value of its total asset of the company, whichever is lower as appearing is the latest balance sheet of the purpose of RBS। मैं वापस से नहीं पढ़ रहा हूँ, दूसरी जगह पे पढ़ रहा हूँ, सेम चीज। द सेक्रेटोरियल ऑडिट ऑफ द कंपनी शैल सर्टिफाइंग कंप्लायंस एट द टाइम ऑफ द अडॉप्शन ऑफ सच बैलेंस शीट बाय द कंपनी। सिंपल, ये दो को देखो छोटी सी तरीके से दिया हुआ है, बाकी कंपनी में होती है तो चीज़ें काफ़ी एक्सपांशनली होती है। यहाँ पे अपन को सिर्फ इतनी सी दी हुई है। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम किसी भी कंपनी के रिटायरमेंट प्लान की तरीके से कह लो, या रिटायरमेंट में कोई भी बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को मिलता है तो वो स्कीम के थ्रू मिलता है, और वो कितना होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे वो होल्डिंग कंपनी के टोटल असेट ऑफ द स्कीम के फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बैलेंस बुक वैल्यू के बराबर, विच एवर इज लोअर में नहीं होना चाहिए। नो पॉइंट ऑन टाइम exceed 10% of the book value, market value or fair value of the total asset of the scheme, whichever is lower। ठीक है, यही बोला हुआ है। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले अपन ने वही लिए हैं और पहले वही दी हुई हैं, ESOS और ESPS। ठीक है, फिर SARs और GEBS और RBS और GBS तो सेम ही है, और बाकी SARs और ये वाली आप एक बार देख जाइए, और कुछ भी अगर कहीं आपको पॉइंट में कुछ लगे कि मैंने मिस कर दिया है या कुछ ऐसा है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी तो फिर अब अपन समझेंगे इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय द लिस्टेड कंपनी। तो बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।